जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल यथार्थ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर 15 है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ा था। जो हमारे क्रॉप्स हैं उनमें हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब जो भी फूड हमको एनिमल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, तो वहाँ पे हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट करते हैं, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ये आपका लास्ट लेक्चर है, आपके पूरे सिलेबस का, होल सिलेबस का जो है वो लास्ट लेक्चर है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ इसको सुनिएगा, देखिएगा और सारा जो है नोट बनाते हुए चलिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपका। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो एनिमल हस्बेंड्री यानी जो भी हम फूड एनिमल से प्राप्त करते हैं, तो एनिमल से प्राप्त करने वाले सारे फूड हमको उसके लिए क्या करना होता है, एनिमल्स का पालन करना होता है। तो एनिमल्स का, चाहे वो आपका कैटल हो, फिश हो, पोल्ट्री हो या बी हो, इन सभी से जो है फूड आइटम जो मिलते हैं हमको, इनके लिए हमको उस एनिमल को कल्चर करना होता है, पालना होता है। इसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो इसको अगर जो डिफिनीशन के बारे में डिफिनीशन देखा जाए, इसका क्या डिफिनीशन हो सकता है, तो साइंस विच डील्स विद द साइंटिफिक मैनेजमेंट, ध्यान दीजिएगा, साइंस विच डील्स विद द scientific management to farm animals, including their feeding, breeding, weeding and heedings, is called as animal husbandry। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट, एनिमल्स को फार्म करने के लिए, एनिमल्स का फार्म बनाने के लिए जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होगा, जिसमें उनकी फीडिंग होगी, खाने के लिए उनका ब्रीडिंग होगा, उनको जो है ब्रीड कराने के लिए, उनका जो है प्रोजेनी बढ़ाने के लिए। वीडिंग का मतलब होता है जो अननेसेसरी या अनवांटेड टाइप के कैटल्स हैं या एनिमल्स हैं, उनको वहां से हटाना, तो इसे हम वीडिंग कहेंगे। और हीडिंग यानी डिजीज कंट्रोल, यानी जो भी उसके अंदर डिजीजेज हो रहे हैं उनको भी हमें देखना, प्रॉपर उसका मैनेज करना, ये कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। तो अब हम बात करते हैं कि क्या प्रैक्टिसेस होते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। तो वही सारे प्रैक्टिसेस हैं एनिमल हस्बेंड्री में। ब्रीडिंग है, यानी ब्रीड करना। ब्रीड करने का मतलब है कि हमको नई नई नस्लों को बनाना जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, उन ब्रीड्स को बनाना, या उन ब्रीड्स को हम और ज़्यादा प्रोजेनी तैयार करना ही क्या कहलाता है, ब्रीडिंग कहलाता है। फीडिंग का मतलब होता है कि उनके लिए हम जो भोजन तैयार कर रहे हैं, जो भोजन बना रहे हैं, या उनको जो भोजन हम दे रहे हैं, वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो, डिजीज फ्री हो, तो उसे हम कहेंगे फीडिंग। वीडिंग का मतलब जो अननेसेसरी करेक्टर वाले जो एनिमल्स हैं उनको वहां से हटाना ही कहलाएगा वीडिंग। और हीडिंग का मतलब हमने अभी आपको बताया कि जो भी एनिमल्स के अंदर डिजीज हो रहे हैं उन डिजीज का मैनेजमेंट करना या उन डिजीज का क्योर करना, उनका इलाज करना ही कहलाता है हीडिंग। तो अब हम लोग देखते हैं कि कितने तरह के फार्मिंग हम लोग कर सकते हैं या करते हैं। हम लोग कैटल की फार्मिंग करते हैं, पोल्ट्री की फार्मिंग करते हैं, फिश की फार्मिंग करते हैं और बी की फार्मिंग करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमको यहाँ से मिलता है मिल्क कैटल फार्मिंग में, एग मिलता है हमको पोल्ट्री फार्मिंग से, मीट मिलता है हमको कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और फिश फार्मिंग दोनों से, जबकि हनी जो है वो हमको बी फार्मिंग से प्राप्त होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग एनिमल हस्बेंड्री का जो मेन मोटो है, अब हमको यहाँ पे समझ में आ गया है कि हमारे फूड की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मिल्क है, एग है, मीट है, हनी है, इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम जिन एनिमल्स की फार्मिंग करते हैं, जिन एनिमल को रियर करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। उनमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, कैटल होंगे, उनमें पोल्ट्री फार्मिंग होगी, फिश फार्मिंग होगी और बी फार्मिंग होगी। प्रैक्टिस क्या क्या किया जाता है, ब्रीडिंग किया जाता है, फीडिंग किया जाता है, वीडिंग किया जाता है और हीडिंग किया जाता है।
ये सारे प्रैक्टिसेस जो हैं हमको एनिमल हस्बेंड्री में करने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैटल फार्मिंग में देखेंगे। कैटल फार्मिंग जो हमारे चौपाया जानवर हैं, उन जानवरों के बारे में हम लोग देखेंगे कि हम इनको किसके लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड। जो कैटल फार्मिंग होती है, दो तरह की इनकी फार्मिंग की जाती है, या दो तरह के एनिमल्स या दो तरह के कैटल्स पाए जाते हैं। पहला होता है कि ऐसे कैटल जिनसे हमको मिल्क मिलते हैं, दूध जिनसे हम प्राप्त करते हैं, तो उनको हम, जो ब्रीड होती है उन्हें हम मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड कहते हैं। दूसरा होता है ड्रॉट ब्रीड। ड्रॉट ब्रीड का मतलब हो गया ऐसे एनिमल्स जिनसे हमको मिल्क नहीं मिलता है, लेकिन वो खेतों की जुताई के लिए, भार ढोने के लिए हमारे काम में आते हैं। उन ब्रीड्स को हम ड्रॉट ब्रीड कहते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स हैं या मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, वो क्या कौन कौन से हैं। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स में मोस्टली जो हमारे इंडिया में है वो है काऊ है, बुफेलो है और गोट है। तो ये तीन जो है इंडिया में, अगर जो हम बात करें तो तीन जो कैटल हैं ये फार्म किए जाते हैं फॉर द मिल्क, काऊ, बुफेलो एंड गोट। ठीक है, उसमें भी काऊ और बुफेलो की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रीड्स ऑफ काऊ, काउज के जो है ब्रीड्स कौन कौन से हैं। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है बॉस इंडिकस। याद रखिएगा आप लोग, इसका नाम है बॉस इंडिकस, काऊ है। अब उसमें से हम लोग देखते हैं कि हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग जो ब्रीड है वो कौन कौन से हैं। और इसमें दो तरह की हो सकती हैं। एक तो होगा जो इंडिजीनस होगी। इंडिजीनस का मतलब जिसे हम देसी कहते हैं, अपने देश का ही रहने वाला है, उन्हें हम इंडिजीनस कहेंगे। और दूसरा होता है एग्जॉटिक। एग्जॉटिक का मतलब जो दूसरे देश से लाया गया है अपने देश में फॉर जो है उनके जो भी उनका पर्पज है, मिल्क प्रोड्यूसिंग पर्पज है या ड्रॉट ब्रीड है, तो अच्छे पर्पज के लिए जो हम विदेशों से दूसरी वैरायटीज, दूसरी जो है जातियां मंगाते हैं, उनको हम एग्जॉटिक ब्रीड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो हाई मिल्क यील्डिंग इंडिजिनस ब्रीड है उनके बारे में देखते हैं। तो पहला है गिर है, साहिवाल है और रेड सिंधी जो है, लाल सिंधी जो है, ये हाई मिल्क यील्डिंग इंडिजिनस ब्रीड हैं, यानी देसी ब्रीड हैं। अब डुअल पर्पज में इंडिजिनस ब्रीड के बारे में देखते हैं। डुअल पर्पज का मतलब वो मिल्क प्रोड्यूसिंग भी हो और ड्रॉट ब्रीड भी हो। तो उसमें से जो है आपके तीन एग्जांपल आपके आएंगे। हरियाणा है, यानी हरियाणा जो काऊ होगी वो दोनों के लिए, उनके बछड़े जो हैं वो यूज हो जाएंगे भार ढोने के लिए, खेत जोतने के लिए, और उनकी जो गायें हैं वो यूज होंगी मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए। थार पारकर जो है ये भी आपकी है, दियोनी जो है ये भी आपकी डुअल इंडिजिनस ब्रीड है। जबकि एग्जॉटिक ब्रीड में हमारे पास जो है वो हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड है, जैसे जर्सी। जर्सी जो है वो यूएसए से है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ से जो है जर्सी की ब्रीड मंगाई गई थी। ब्राउन स्विस, ये स्विट्जरलैंड से आई हुई है। स्विस जो ब्राउन स्विस है ये स्विट्जरलैंड से है। और हॉलस्टीन फ्रेंसियन ये हॉलैंड की है। ठीक है, तो ये तीन जो है एग्जॉटिक ब्रीड हैं। ये बहुत ही ज़्यादा दूध देने वाली गायें हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर यूज जो करते हैं वो देसी ब्रीड का ही यूज करते हैं। जहाँ पे जो बड़े बड़े जो आपके फार्म्स हैं, जैसे जितने भी डेयरी फार्म हैं, वहाँ पे ये जर्सी, ब्राउन स्विस और होल्स्टीन रखी जाती हैं। वो क्योंकि वहाँ पे दूध का उत्पादन उनको ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन हम अपने घर में या पर्सनल यूज के लिए जो है वो देसी गायों का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं जो बुफैलोज हैं वहाँ पे, यानी बॉस बुबैलिस। बुबैलिस यहाँ पे बॉस इंडिकस मतलब गाय होती है, और बॉस बुबैलिस का मतलब होता है जो भैंस है, यानी बुफेलोज हैं। तो यहाँ पे भी दो तरह की ब्रीड मिलती हैं। यहाँ पे इंडिजिनस और एग्जॉटिक हैं। तो एग्जॉटिक यहाँ पे हम लोग नहीं ज़्यादा देखेंगे। यहाँ पे
हम लोग देख रहे हैं सिर्फ इंडिजिनस जो हमारे देश में पाए जाने वाली भैंस हैं या बुफेलोज हैं उनके बारे में। पहला है मुर्रा, जो पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है। महसाना, महसाना जो ब्रीड है वो गुजरात की है। सुरती जो है ये भी गुजरात की है। नीली ये पंजाब की ब्रीड है, जबकि जफराबादी जो है ये गुजरात की ब्रीड है। तो गुजरात की आप देखिए 3 ब्रीड हैं, जफराबादी, सुरती, महसाना, ये 3 ब्रीड हैं, जबकि नीली पंजाब की है और मुर्रा भी पंजाब की और हरियाणा की है। यहाँ पे पंढरपुरी भी एक होती है जो कि महाराष्ट्र से होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि डेयरी एनिमल्स में पाए जाने वाले डिजीज के बारे में। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म काज करते हैं, कैजुअल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है और फंजाई है। तो वायरस के कारण से होता है फूट एंड माउथ डिजीज, और पॉक्स डिजीज जो है वो वायरस के कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण एंथ्रेक्स डिजीज होता है। फंजाई के कारण रिंगवर्म और डर्मेटाइटिस इनमें रोग होते हैं। और इन रोगों को जो है हम लोग बहुत आसानी से, कुछ जो पशु चिकित्सक हैं यानी एनिमल्स के जो डॉक्टर्स हैं, उनसे हम सलाह लेकर के, बहुत अच्छी दवाइयाँ भी हैं, इनको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। पोल्ट्री फार्मिंग में हम लोग बर्ड्स की फार्मिंग करते हैं। बर्ड्स की फार्मिंग 2 चीज़ के लिए किया जाता है। पहला होता है उनके मीट के लिए, दूसरा जो होता है उनके एग के लिए हम लोग करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर हम लोग हैन का ही यूज करते हैं। हैन ही हम लोग यूज यहाँ पे उसकी फार्मिंग करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में। हैन के अलावा जो है डक है, उसका भी हम लोग यहाँ पे फार्मिंग करते हैं, डक फार्मिंग भी होती है। तो अब यहाँ भी 2 तरह के ब्रीड्स हैं, एक इंडिजिनस ब्रीड है, दूसरा एक्जोटिक ब्रीड है। तो इंडिजिनस ब्रीड में जो है वो है आपके एजील, गगुआस, बसारा, चितगोंग और ब्रह्मा, कोचीन, ये जो हैं आपके इंडिजिनस यानी हमारे देश में पाए जाने वाले अलग अलग जो है वो ब्रीड हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका एसील है और गगूज है, यानी जिसको हम कड़कनाथ बोलते हैं, ये है। ठीक है, और जबकि जो एग्जॉटिक ब्रीड हैं, जो विदेशी ब्रीड हैं, वो है वाइट लेगहॉर्न, रोडे आइसलैंड रेड, ब्लैक मिनोरका, पॉलीमाउथ और लाइट सुसेक्स। ये जो है एग्जॉटिक ब्रीड है, विदेशी जो है हैन है। इनसे भी हम लोग अंडे प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ मीट भी प्राप्त करते हैं। कुछ स्पेशली जो हैं वो ब्रीड ऐसे होते हैं जो अंडों के लिए ही होते हैं। अंडों के लिए पाए जो ब्रीड होते हैं उनको एग लेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग लेयर कहा जाता है। ठीक है, और जो मीट और कुछ होते हैं ऐसे कि मीट के लिए अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं मीट और एग लेयर दोनों होते हैं। तो एसील जो बर्ड होती है वो हाई क्वालिटी की मीट प्रोवाइड करती है, लेकिन ये एक अच्छी एग लेयर नहीं है। ठीक है, जो एसील ब्रीड है ये हाई क्वालिटी की मीट प्रोवाइड करती है, जबकि कड़कनाथ भी हाई क्वालिटी का यहाँ पे मीट प्रोवाइड करता है। बाकी जो हैं वो आपके एग लेयर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, मीट इनमें कम प्रोवाइड होता है। अब पोल्ट्री फार्मिंग में अगर जो हम देखें तो कौन कौन से जो हैं वो डिजीज होते हैं, इसको आप लोग एकदम नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। तो सबसे पहला जो है वो है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस जो है वो वायरस से होता है। इसमें क्या होगा, इरिटेशन हो जाएंगे, छोटे छोटे दाने हो जाएंगे, इरप्शंस ऑन द स्किन हो जाएगा। फाउल फॉक्स पॉक्स होता है, ये भी वायरस के कारण होता है। ये भी वाट लाइक पॉक्स लेसन ऑन कॉम कॉम के ऊपर होता है, जो इनकी कलगी होती है ऊपर, वहाँ पे एक वाट लाइक पॉक्स हो जाएगा। लेसन्स होते हैं, माउथ में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, एलो चीज लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम आईज एंड नोज, आँख और नाक से जो है एलो जो है वो चीज लाइक डिस्चार्ज निकलते हैं। तो फाउल पॉक्स होने पर राइंडर पेस्ट जो है ये डिजीज़ है, ये वायरस के द्वारा होता है। इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसमें डायरिया, जिसके कारण से सीवियर डायरिया होता है, और डिस्चार्ज जो है आईज और नॉस्ट्रिल से निकलता रहता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट यानी इनकी भूख खत्म हो जाती है। फाउल कोलेरा जो है ये बैक्टीरिया से होता है, यहाँ पे लूज मोशन होते हैं जिसके कारण से डिहाइड्रेशन होता है और जल्दी ही जो बर्ड्स हैं वो मर जाती हैं।
एस्परजिलोसिस जो है वो फंगस के द्वारा होता है, इनमें स्किन के ऊपर पैचेज आ जाते हैं, ग्रोथ जो है मोल्ड का हो जाता है, इनके स्किन जो है खराब हो जाती है, पंख एकदम निकल जाते हैं। तो ये रोग यहाँ पे हो सकते हैं आपके पोल्ट्री बर्ड्स के ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं पीसी कल्चर के बारे में। पीसी कल्चर का मतलब होता है फिश कल्चर। पीसीज हम लोगों ने पढ़ा है, पीसीज ग्रुप होती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पीसीज ग्रुप। पीसी कल्चर का मतलब हो गया यहाँ पे फिश का कल्चर। तो इंडिया में जो मेजर कार्प हैं, कार्प का मतलब जो कल्चर होता है पीसी कल्चर में, जितने भी वैरायटीज होते हैं उनको कार्प बोला जाता है, ठीक है, क्रॉप नहीं कार्प बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो इंडियन मेजर मेजर कार्प इंक्लूड कतला, रोहू, मृगल, ठीक है। मृगल, रोहू और कतला जो है ये मेन कॉर्प है, जबकि एग्जॉटिक वैरायटी भी हमारे इंडिया में पाई जाती है, जैसे सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प, ठीक है। कतला जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉर्प है और इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो पीसी कल्चर होता है वो दो तरह का होता है, फ्रेश वाटर में हम कल्चर कर सकते हैं और मेराइन वाटर में भी कल्चर होता है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर वाला जो है वो हम लोग करते हैं, जबकि मेराइन वाटर में हम लोग कल्चर नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट हम लोग समुद्र से पाते हैं। लेकिन मेराइन वाटर में भी बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले जो हैं वो फिशेस मिलती हैं। इंडिया में मेराइन फिशरी जो है इंक्लूड करता है लगभग 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन, क्योंकि यहाँ जो हमारा इंडिया है वो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो कोस्ट लाइन है, कोस्टल लाइन जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन एरिया है। और इसके बाद डीप सी जो है प्रेजेंट होता है। जो हमारी मेराइन फिशेस की वैरायटी में है, जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पॉम्फ्रेट। पॉम्फ्रेट है, मैक्रियल है, ट्यूना है, सार्डाइंस है और बॉम्बे डक है। ये बहुत ही महंगी मछलियां होती हैं। जैसे पॉम्फ्रेट का अगर जो आज का रेट हम देखें तो मुझे लगता है कि लगभग आज के रेट में ये 1500 से 2000 रुपए किलो ये मछली होगी आज की डेट में। तो इनका हाई इकोनॉमिक वैल्यू होता है, ठीक है, इन फिशेस में। और म्यूलेट है, भेटकी है, पर्ल स्पॉट्स हैं, सेल्फिश हैं और प्रॉन मसल्स हैं। प्रॉन मसल्स का मतलब जो झींगा मछली होता है जो समुद्र से आती है, तो उन मछलियों का जो मसल्स होता है उनको निकाल लिया जाए। झींगा मछली का जो मसल होता है उनको निकाल करके अलग से बेचा जाता है। आज इसका भी जो है मुझे लगता है कि कीमत लगभग 2000 रुपए किलो से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ऑस्टर्स भी होते हैं। तो ये लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट मेराइन जो है कल्चर से हमको यहाँ पे प्राप्त होते हैं। कतला जो है, अब हम इसकी फ्रेश वाटर में फार्मिंग की बात करें तो हम एक फ्रेश वाटर एक पॉन्ड में जो है हम तीन अलग अलग तरह की वैरायटीज़ को ग्रो करा सकते हैं। हम ऐसी वैरायटी को ग्रो कराएंगे कि जो एकदम बॉटम फीडर हो, जो मिडिल में फीड करती हो और जो एकदम सरफेस फीडर हो। तो इन तीनों का जो है वो जो फीडिंग करने की हैबिट है तो वो अलग अलग है, एकदम बॉटम में और यहाँ पे मिडिल में और यहाँ पे जो है आपका वो आ रहा है सरफेस फीडर। इसके कारण से क्या होगा कि इनमें कोई कंपटीशन नहीं होगा। उसमें आपका कतला जो है वो सरफेस फीडर है, रोहू जो है वो मिडिल जोन का फीडर है, जबकि मृगला जो है वो आपका सरफेस फीडर माना जाता है, सॉरी बॉटम फीडर जो है ये माना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इपिकल्चर की। इपिकल्चर जो है वो इंडिजिनस स्पीसीज है। तो ये जो है, तो एपीकल्चर का मतलब होता है कि जो बीज हैं, बी का जो पालन होता है, जो मधुमक्खी का पालन होता है उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। तो एपीकल्चर उस मधुमक्खी पालन से हमको क्या मिलता है पहले हमको ये समझ लेना चाहिए। एपीकल्चर से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हनी हमको मिलता है और साथ ही साथ हमको जो है यहाँ पे वैक्स मिलता है, यानी जो मोम होता है वो भी हमको यहाँ से मिलता है। तो एपीकल्चर में हमारे पास दो तरह की स्पीसीज यहाँ भी हैं, जो इंडिजीनियस स्पीसीज हैं और एग्जॉटिक स्पीसीज हैं। इंडिजीनियस का मतलब जो हमारे देश की है, हमारे देसी स्पीसीज है, और एग्जॉटिक का मतलब होता है जो हमारे विदेश से लाई गई है स्पीसीज, वो है। तो ठीक है, तो इंडिजिनस स्पीसीज में है एपिस डार्सोटा, यानी जिसको हम लोग बड़ी वाली मधुमक्खी कहते हैं, काली वाली जो मधुमक्खी होती है उसे हम कहते हैं एपिस डॉर्साटा, यानी ये आपकी बड़ी वाली मधुमक्खी है, सरंगा मधुमक्खी है,
ठीक है। दूसरा है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका का मतलब होता है जो छोटी वाली मधुमक्खी जिससे हम लोग मधु प्राप्त करते हैं, ये छोटी वाली मधुमक्खी होती हैं। और दूसरा होता है यहाँ पे एपिस फ्लोरी। ठीक है, तो ये मधुमक्खियां ज्यादातर जो एपिस फ्लोरी है वो फूलों के ऊपर पाई जाती हैं, तो इन्हें हम एपिस फ्लोरी मधुमक्खी कहते हैं। एग्जॉटिक जो है वो है एपिस मेलिफार्मी। ये इटली से आई हुई मधुमक्खी है। ठीक है, इटली जो हमारी सोनिया गांधी जी हैं इटली की, वहीं से आई हुई ये मधुमक्खी भी है। तो ये मधुमक्खी जो है इसका नाम है एपिस मेलिफेरा। तो एपिस मेलिफेरा से करते क्या है कि जो अगर जो हम यहाँ पे बात करें अपना इंडिजिनस स्पीसीज की, तो पालन के लिए इनकी इनका यूज नहीं हम लोग करते हैं। जो मधुमक्खी पालन हम करते हैं उसमें इंडिजिनस स्पीसीज की यूज नहीं करते हैं। ये नेचुरली जो है वो लगाती हैं, अपना छत्ता लगाएंगी और छत्ता लगा करके यहाँ से हम लोग शहद प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हमको उनकी फार्मिंग करनी होती है, बी कल्चर करना होता है, एपी कल्चर करना होता है, तो उसके लिए हम लोग एक्जॉटिक स्पीसीज जो एपिस मेलिफेरा है उसका उपयोग करते हैं। ये इसलिए है क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा हनी का प्रोडक्शन करती हैं, इसीलिए इन एक्जॉटिक स्पीसीज का उपयोग हम लोग करते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है, यहां से हमको मिलता है हनी मिलता है, बी वैक्स मिलता है, बी वेनम मिलता है। तो आप लोग अब कहोगे कि वी वेनम का यूज क्या है भाई, तो वी वेनम का यूज जो है वो तमाम तरह के रोगों के इलाज के लिए जो है वी वेनम का यूज किया जाता है। इवन कि कैंसर के इलाज के लिए भी वी वेनम का यूज किया जाता है। ठीक है, रॉयल जेली का यूज किया जाता है। रॉयल जेली जो है वो एज ए सप्लीमेंट्री फूड के रूप में इसको लिया जाता है। रॉयल जेली यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये रॉयल जेली। और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो भी हमको एपीकल्चर के माध्यम से मिल जाते हैं, जिनका हम लोग जो है वो टेबलेट भी खाते हैं एज ए फूड सप्लीमेंट। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में बीज जो है वो बहुत अच्छा काम करती हैं, ये क्रॉस पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में काम करती है। अब हम अगर जो बात करें कि जो हनी बी की कॉलोनी होती है उनमें जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, तो इनकी जो कॉलोनी होती है उसमें एक क्वीन पाई जाती है, एक रानी मधुमक्खी होती है। इसमें वर्कर्स होते हैं, जो वर्कर्स ऐसे वर्कर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, मधु मधु जो होती है, हनी होती है, नेक्टर जो होता है उसको डिफरेंट जो है फ्लावर से कलेक्ट करके लेकर आती हैं। और उसके बाद होते हैं ड्रोन्स, ये मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उन छत्तों की रक्षा करने के लिए या उसमें जो अंडे दिए गए हैं रानी मधुमक्खी के द्वारा, इन ड्रोन्स के द्वारा उनकी रक्षा की जाती है। तो अगर जो हम यहाँ पे देखें कि किस तरह से हम इनका जो है वो बी पेस्ट है, तो कौन कौन से पेस्ट हैं, यानी पेस्ट का मतलब होता है कि आपका जो उसके ऊपर लगने वाले अलग अलग तरह के जो जैसे इंसेक्ट हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से इस सबको नोट कर लीजिएगा। सबका नाम यहाँ पे है प्लेटिबोलियम, इसको कहते हैं वैक्स बीटल, पॉलिस्टर हार्बियसस, एलोवेस्प है, कॉम्पोनेटम ब्लैक एंट है, ग्लेरिया मोनेलिया, जाइंट वैक्स मॉथ है, डाइकस मैक्रोसेरस, मेरोप्स ओरिएंटालिस, ये ग्रीन बी ईटर है। इनसे कंट्रोल्ड मैनुअली इनको कंट्रोल किया जाता है बाय एक्सपोजिंग बी हाइव में इंक्रीज टेम्परेचर करके इनको कंट्रोल किया जाएगा। स्कैर्ड अवे फ्रॉम सम डिवाइसेस, इनको कुछ डिवाइसेस के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है। बी में पाए जाने वाले जो डिजीज होते हैं, स्पेक्टिसीमिया है, बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैसिलस एस्पिसेप्टिकस से जो है ये बैक्टीरिया से होता है। नोसिमा डिजीज जो है ये प्रोटोजोवन डिजीज है, ये नोसिमा एपिस के कारण होता है। एक्राइन डिजीज जो है वो पैरासाइट माइट के कारण होता है। ठीक है, और फंगल डिजीज जो है वो एस्परजिलस स्पीसीज के कारण यहाँ पे होता है। ये कुछ बीज जो मधुमक्खियों में पाए जाने वाले डिजीज हैं, वो डिजीज 4 डिजीज के नाम यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये पूरा आपका 9th का जितना भी सिलेबस है हमने यहाँ पे आपको पूरा आपको एक एक टॉपिक यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। अब आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं रह गया है। इसके बाद हम लोग असाइनमेंट करेंगे, टेस्ट देंगे और अलग अलग जो है इसका रिवीजन करेंगे।
अलग अलग चैप्टर्स का, अलग अलग टॉपिक का और डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे, जिससे कि हमको कुछ भी चीज़ें छूट गई हैं या नहीं समझ में आया है तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक अगर जो आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।